Hello everyone and welcome back. In this video, we are going to discuss about the problem based on वन बे स्लैब. ठीक, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वन बे स्लैब को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है उसके बारे में बताने वाला हूँ. एज पर द IS कोड 456/2000 एंड अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट मेथड हम वन बे स्लैब को कैसे बनाते हैं. ठीक, तो यहाँ पे हमारे साथ एक प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम हमसे बोल रही है डिजाइन अ सिंपली सपोर्टेड आरसीसी स्लैब टू कैरी अ फैक्टर्ड लोड. फैक्टर्ड लोड दिया हुआ है 1500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंक्लूसिव ऑफ इट्स ऑन वेट, मतलब इसमें इसका खुद का वेट मिला हुआ है. एंड इफेक्टिव स्पान इज 3.5 मीटर. यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe 415 ग्रेड ऑफ स्टील. इसके अलावा कुछ नहीं दिया. इसने ये भी नहीं बोला है कि ये वन बे स्लैब है या टू बे स्लैब, हमें कुछ नहीं बोला. तो हमें खुद ही समझ में आए कि इसको हमको किस तरीके से डिजाइन करना है. तो सबसे पहले मैं वापस से रीड कर रहा हूं क्वेश्चन. डिजाइन अ सिंपली सपोर्टेड आरसीसी स्लैब. आरसीसी स्लैब आपको डिजाइन करनी है सिंपली सपोर्टेड. कैरी अ फैक्टर्ड लोड. यहां पे हमें सिर्फ एक फैक्टर्ड लोड दिया है. फैक्टर्ड लोड मतलब डिजाइन लोड हमें दिया हुआ है. डिजाइन लोड दिया है जिसको हम WU से रिप्रेजेंट करते हैं. इंक्लूसिव ऑफ इट्स ऑन वेट, मतलब इसमें इसका सेल्फ वेट जुड़ा हुआ है. मतलब लाइव लोड प्लस डेव लोड दोनों मिला के दिया हुआ है. और वो कितना दिया है? वो आपको दिया है यहाँ पे 15,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 15,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसमें इसका सेल्फ वेट मिला हुआ है. ठीक, और इसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है? एक इफेक्टिव स्पान दी हुई है. इफेक्टिव स्पान मींस LE की वैल्यू दी हुई है. और वो कितनी है? वो आपको दी है 3.1 मीटर. और आपसे बोला है यूज M20 ग्रेड कंक्रीट. मींस इसके लिए FCK हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर. और ग्रेड ऑफ स्टील दिया है Fe 415. इसके लिए जो Fi होगा वो हो जाएगा 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर. इसके अलावा कोई डेटा हमें नहीं दिया हुआ. तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सीधा आते हैं सबसे पहले स्टेप नंबर 2 पे. स्टेप नंबर फर्स्ट तो हमारा गिवन डेटा था. स्टेप नंबर 2, सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि इसको मेरे को एज अ वन बे स्लैब डिजाइन करना है या मुझे इसको एज अ टू बे स्लैब डिजाइन करना है. तो सिंपल सी बात है कि यहां पे मैं लॉन्ग स्पान टू शॉर्ट स्पान का रेशियो तो नहीं निकाल सकता चेक करने के लिए, क्योंकि यहां पे तो सिर्फ एक ही स्पान दी हुई है. सीधी एक स्पान दी हुई है, दूसरी स्पान ही नहीं दी. इसका मतलब लॉन्ग स्पान टू शॉर्ट स्पान का रेशियो तो यहाँ निकलेगा नहीं कि भाई 2 से ग्रेटर होगा या बराबर होगा तो वन बे हो जाएगा, अगर लेस देन होगा तो टू बे स्लैब हो जाएगा. तो फिर कैसे पता करूं कि ये वन बे स्लैब है? तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही समझ में आ जाएगा कि ये वन बे स्लैब है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही स्पान दी है ना. इसका मतलब आप एक ही स्पान के लिए डिजाइन कर रहे हो, और एक ही स्पान पे जब लोड जाता है या पूरा मूवमेंट जाता है तो उस स्लैब को क्या बोलते हैं? वन बे स्लैब ही तो बोलते हैं. अगर यहाँ पे दूसरी स्पान पे भी मूवमेंट जाता है या लोड जाता है तो वो दूसरी स्पान भी आपको देता ना. सिर्फ एक ही तरफ की स्पान दी हुई है, इसका मतलब यही शॉर्ट स्पान है, इसी के लिए आपको डिजाइन करना है. इसका मतलब आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है. ये कौन सा स्लैब है? एज वन बे स्लैब हम इसको डिजाइन करेंगे. इसको हम एज वन बे स्लैब यहाँ पे डिजाइन करेंगे. पहली चीज तो यहीं से क्लियर हो जाती है. इसके बाद मैं आगे जाता हूं. तो अगले स्टेप मतलब स्टेप नंबर 2 में मैं यहाँ पे इसके डायमेंशंस की बात अगर करूं, तो डायमेंशन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ डायमेंशन में एज पर द IS कोड 456/2000 पेज नंबर 39 पे जाएंगे तो स्लैब की कंडीशंस दी हुई. एंड फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब वो बोलता है कि L/D का रेशियो जो है वो आप 35 के अप्रोक्सीमेट लीजिए. और उसमें नीचे भी लिखा हुआ है कि आपको उसको और मल्टीप्लाई बाय 0.8 कर देना, तो करीब करीब 28 के करीब करीब वो आता है L/D का रेशियो. तो आप जब नंबर ऑफ बुक खोलेंगे तो बेसिकली IS कोड आपको 35 मतलब मल्टीप्लाई बाय 0.8 और बोल रहा है, तो 28 के करीब L/D का रेशियो बोल रहा है, तो आपको तो उससे और कम लेना चाहिए. क्योंकि अगर आप उतना या उससे ज्यादा लेते हैं तो आप डिफ्लेक्शन की कंडीशन में चले जाएंगे. आप डिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, आपके स्लैब में डिफ्लेक्शन आ सकती है, क्योंकि L/D रेशियो बिगड़ेगा तो आपकी डिफ्लेक्शन आने के चांसेस है. बात समझ में? तो यहां पे आप जो L/D का रेशियो लेंगे डेप्थ निकालने के लिए, क्योंकि सबसे पहले मैं इसकी डेप्थ निकाल रहा हूं. तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं डेप्थ की, जो कि होती है इसकी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, उसको हम क्या ले लेंगे? यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ को हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट मीन कि आपका टेक L/D
जो रेशियो है वो आप यहाँ पे ले लीजिएगा 25 का, 25 ले लीजिएगा। आईएस कोड आपको 28 और उसके अबव बोल रहा है, आप उसको कितना ले लीजिए, 25 ले लीजिए। अगर कई बुक में वो 20 भी लिया गया है, 22 भी लिया गया है, 25 भी लिया गया है, तो आप इसको 25 ले लीजिए, तो आपकी जो डेप्थ आएगी उसमें आपको रीडिजाइन की कंडीशन नहीं मिलेगी। तो एल बाई डी अगर मैं 25 लेता हूं तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूं तो मेरे पास जो एल है, एल की यहाँ पे कितनी वैल्यू दी है, 3.1 मीटर इंटू 10⁻3, इसको mm में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाई 25, तो यहाँ से मेरा डी निकल आएगा। डी को उस तरफ ले गया, 25 को इधर लेके आया, तो यहाँ से जो डी निकल के आ रहा है वो इफेक्टिव स्पान मुझे मिल रही है 124 mm, जिसको मैं राउंड फिगर में ले सकता हूं कितना, 130 mm, 130 mm इफेक्टिव। और मैंने आपको पहले भी बताया था, जब इससे पहले मैं स्लैब बता रहा था आपको, कि जो स्लैब की थिकनेस होती है नॉर्मली आपने देखा होगा उसको 5 इंच रखते हैं, 5 इंच का मतलब करीब करीब वही 130 mm के करीब आता है। तो ये तो हो गया इफेक्टिव। और अगर अब इसमें कवर की बात करूं तो यहाँ पे इफेक्टिव कवर जो होगा, इफेक्टिव कवर, क्योंकि बीम के कंपैरिजन में इसकी डेप्थ कम है तो इफेक्टिव कवर भी कम होगा। तो बीम में अगर मैं 50 mm लेता था तो यहाँ पे इफेक्टिव कवर मैं कितना लूंगा, इफेक्टिव कवर मतलब डी डैश की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे डी डैश हम ले लेते हैं 30 mm एज्यूम्ड। यहाँ पे हम कितना यूज करेंगे, 30 mm एज्यूम कर रहे हैं। तो आप इसमें 25 भी ले सकते हैं, कई जगह 20 तक भी लिया हुआ है, 20, 25, 30, 35 तक आप इसको ले लीजिए। तो यहाँ पे बेस्ट जो वैल्यू होती है वो 30, तो इफेक्टिव कवर इसको आपने 30 mm एज्यूम कर लिया। अब जब ये 30 होगा तो इसकी ओवरऑल डेप्थ कितनी हो जाएगी, ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब कैपिटल डी इक्वल डी प्लस डी डैश की बात करूं तो कैपिटल डी ओवरऑल डेप्थ हो जाएगी, डी आपके पास था 130 प्लस 30, इसका मतलब कैपिटल डी हो गया 160 mm। ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब इज 160 mm। तो हम यहाँ पे टोटल जो डेप्थ प्रोवाइड करेंगे स्लैब की वो कितनी करेंगे हम, 160 mm। तो ये तो इसकी निकल गई डेप्थ। तो कभी भी पहला स्टेप होता है गिवन डेटा, बीम में भी हम लोग पहले निकालते थे उसकी इफेक्टिव डेप्थ, तो एल बाई डी के रेशियो से आपकी इफेक्टिव डेप्थ मिल जाएगी, इफेक्टिव को एज्यूम किया, ओवरऑल डेप्थ मिल गई। अब जैसे ही ओवरऑल डेप्थ मिल गई तो अब इसके बाद हम इसकी बात करते हैं किसकी, विड्थ की, विड्थ ऑफ स्लैब जो की होती है स्मॉल बी। तो यहाँ पे बी क्या होगा, यहाँ बी होता है 1 मीटर और इसको हम लिख सकते हैं 1000 mm। अब आप बोलेंगे ये कहां से आ गया, तो कभी भी याद रखिएगा कि जो स्लैब जब हम डिजाइन करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, स्लैब की थिकनेस आपको निकालनी पड़ती है, जो कि हमने निकाली। लेकिन अगर मैं स्लैब की विड्थ की बात करूं या लेंथ की बात करूं, विड्थ मतलब ये और लेंथ मतलब ये, तो विड्थ और लेंथ तो बेसिकली क्या होती है, वो उसकी जो स्पान होती है उसमें दी रहती है। तो हम इसको जो डिजाइन करते हैं स्लैब को पर मीटर स्क्वायर के लिए करते हैं। इस पे जो लोडिंग होती है ना, लोडिंग काय में दी है, यहाँ पे देखिए ना काय पे दी है, पर मीटर स्क्वायर। जैसे बीम होता था ना, पर मीटर लेंथ के लिए करते थे, तो लेंथ को क्या लेते थे, 1 लेते थे। तो जब भी बीम डिजाइन करते हैं उसको पर मीटर पे डिजाइन करते हैं, क्योंकि उसकी विड्थ और उसकी डेप्थ लिमिटेड होती है, बस उसकी लेंथ लिमिटेड नहीं होती, तो उसको पर मीटर के लिए डिजाइन किया जाता है। वैसे जब भी हम प्लेट मेंबर की बात करेंगे, स्लैब की बात करेंगे, जिसको प्लेट मेंबर भी कहा जाता है, उसको पर मीटर स्क्वायर के लिए करते हैं, मतलब 1 मीटर बाय 1 मीटर एरिया के लिए करते हैं। इसका मतलब इसमें लेंथ भी 1 है और विड्थ भी क्या लेनी है आपको, 1 लेनी है। तो विड्थ 1 लेनी है, इसका मतलब 1 मीटर, 1 मीटर मतलब एमएम में कितनी हो जाएगी, 1000। तो जब भी कोई प्लेट मेंबर डिजाइन करो तो याद रखिएगा बी की जगह क्या लेंगे, 1000 mm लेंगे। क्लियर हो गया, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर एरिया के लिए हम लोग इसको करें। तो बी हो गया आपका 1 मीटर। अब इसके बाद मैं बात करता हूं, मेरे पास एल ई ऑलरेडी है यहाँ पे 3.1 मीटर, इफेक्टिव स्पान ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। इसके अलावा सारे डायमेंशन मुझे मिल गए, इसके अलावा मुझे कोई डायमेंशन की जरूरत नहीं है। तो ये पूरे डायमेंशन निकल गया, मेरे को विड्थ मिल चुकी है, इफेक्टिव डेप्थ मिल चुकी है, ओवरऑल डेप्थ मिल गई, कवर मिल गया, इफेक्टिव स्पान मिल गई। इसके अलावा कोई डायमेंशन नहीं होते। तो स्टेप नंबर 2 यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाती है और यहाँ से हम शुरू करेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या होगी, लोड्स एंड बैंडिंग मोमेंट, shear force, बैंडिंग मोमेंट एंड shear force। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे लोड्स, बैंडिंग मोमेंट और shear force की बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं लोड्स की बात करूं तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे भी एक तो लाइव लोड आता है, दूसरा डेड लोड आता है, और तीसरा मोस्टली बुक में फिनिशिंग लोड भी यहाँ पे ले लिया जाता है। फिनिशिंग लोड क्योंकि एक बड़ा एरिया होता है स्लैब का, तो फिनिशिंग लोड मतलब ऊपर उसमें आप टाइल्स लगा रहे हैं, कोई लोग मार्बल लगा लेते हैं, कुछ अलग अलग पत्थर लगा लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो उनका भी तो लोड आएगा, वो फिनिशिंग लोड हो जाता है।
तो एक यहाँ पे जो लोड लिया जाता है, एक बेसिकली लाइव लोड हो जाता है। लाइव लोड जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं टेम्परेरी लोड हूँ तो मैं लाइव लोड हूँ। दूसरा होता है डेड लोड, मतलब स्ट्रक्चर जो स्लैब बनाओगे उसका खुद का वेट। और तीसरा होता है फिनिशिंग लोड। फिनिशिंग लोड मतलब स्लैब बनने के बाद आप उसके ऊपर टाइल्स प्रोवाइड कर रहे हो या आप उसमें कोई मार्बल लगा रहे हो, तो उसका जो लोड होगा वो फिनिशिंग लोड हो जाएगा। तो ये 3 लोड बेसिकली ट्रांसफर होते हैं। तो लाइव लोड आपके पास क्वेश्चन में गिवन होता है, या अगर गिवन नहीं होता, जब हम साइट के लिए डिजाइन करते हैं तो हम एज पर द IS कोड 875 पार्ट 1 पार्ट 2 को यूज करते हैं, पार्ट 2 को करते हैं, तो वहां से लाइव लोड मिल जाता है पब्लिक बिल्डिंग के लिए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। अब बात करता हूँ डेड लोड। डेड लोड मतलब स्ट्रक्चर का खुद का वेट। तो अगर मेरे पास डेड लोड यहाँ पे नहीं दिया होता तो मैं सेल्फ वेट कैसे निकालता, मैं स्लैब की डेप्थ ले लेता, उसकी विड्थ 1 मीटर लेता, लेंथ भी 1 मीटर लेता क्योंकि पर मीटर स्क्वायर के लिए करना है, इनटू यूनिट वेट ऑफ RCC कर देता। कैसे निकालता, सेल्फ वेट, उसकी डेप्थ ले लेता ओरिजिनल जितनी भी है, वो कितनी है मेरे पास 160 मतलब 0.16, इंटू बी की जगह 1 लेता, इंटू एल की जगह पे 1 लेता, इंटू यूनिट वेट ऑफ RCC 25 करता, इससे उसका सेल्फ वेट आ जाता। उसके बाद फिनिशिंग लोड। फिनिशिंग लोड हमें अज्यूम करना पड़ता है क्योंकि फिनिशिंग लोड यहाँ पे फिक्स नहीं है। अब आप टाइल्स लगा रहे तो उसकी डेंसिटी अलग होती है, आप मार्बल लगा रहे तो उसकी डेंसिटी अलग होती है। तो फिनिशिंग लोड हम मान लेते हैं कि करीब करीब 0.5 टू 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बेसिस पे ये वैरी करता है, तो वो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं और उससे टोटल लोड निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ये टोटल लोड निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल लोड W और बल्कि अल्टीमेट लोड, उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अल्टीमेट लोड हमें डायरेक्टली दिया है, वो कितना दिया है 15,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 15,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर का ऑलरेडी हमें लोड यहाँ पे दिया है, या हम इसको किलो न्यूटन में अगर बात करें तो इसका मतलब 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो लोड है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, जो कि है 15,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, और ये क्या है, ये हमें यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, गिवन। तो लोड तो हमें निकालना नहीं, लोड तो हमारे पास सीधा सीधा ये है। अब इस लोड की वजह से क्या होगा कि जब ये स्लैब पे लोड लगेगा, टोटल लोड गया, तो लोड की वजह से स्लैब बैंडिंग होगी, मतलब उसमें बैंडिंग मोमेंट डेवलप होगा। तो हम सीधा यहाँ पे निकालेंगे अल्टीमेट और डिजाइन बैंडिंग मोमेंट, बैंडिंग मोमेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MU से। और जो बैंडिंग मूवमेंट होता है वो कितना होता है WU L² डिवाइड बाई 8। यहाँ पे हम सिंपली सपोर्टेड स्लैब की तरह डिजाइन कर रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड जैसे बीम करते थे, एज इट इज इसको डिजाइन करेंगे तो यहाँ पे मूवमेंट का भी फॉर्मूला क्या बनेगा, वही बनेगा W L²/8 के। और क्योंकि हम B की जगह पे यहाँ पे 1 ले रहे हैं, तो इस लोड को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी किलो न्यूटन पर मीटर में बन जाएगा। आप चाहें तो और करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, WU = 15,000 × 1 कर दोगे तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ये 1 जो है मीटर में है, तो ये मीटर से 1 मीटर का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर में आ जाएगा, राइट। तो अब सीधा हम यहाँ से जो है वो बैंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बैंडिंग मोमेंट के लिए आपके पास MU निकालना है, तो WU आपके पास है 15,000, L² है आपके पास 3.1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8, तो यहाँ से आपके पास मूवमेंट आ जाएगा, और वो MU आपके पास आ रहा है यहाँ पे कैलकुलेट होके 18019 न्यूटन मीटर के बराबर ये मूवमेंट आ रहा है। 18019 न्यूटन मीटर के बराबर ये मूवमेंट इस पे डेवलप हो रहा है। बेसिकली इतना मूवमेंट बेसिकली क्या होगा, इसके ऊपर आएगा। तो ये तो हमने इस पे निकाल लिया मैक्सिमम मूवमेंट। तो जो लोड इस पे ट्रांसफर हो रहा है, लोड कितना हो रहा है 15,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे जो ये लोड ट्रांसफर होगा, जिसमें इसका लाइव लोड, इसका सेल्फ वेट, इसका फिनिशिंग लोड सब मिला हुआ है। इतना लोड इस पे जाएगा, उसकी वजह से इसमें बैंडिंग होगी। तो बैंडिंग कितनी होगी 18019 न्यूटन मीटर की बैंडिंग मोमेंट इस पे डेवलप। अब इसी तरीके से जब ये लोड लगेगा तो इसमें शियर फोर्स भी डेवलप होता है, शियर फोर्स भी आता है जिसको हम VU से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे VU भी क्या होगा, जब फॉर्मूला ये WL²/8 है तो VU का फॉर्मूला क्या होता है WU LE/2 के बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे ये WU वही होगा 15,000 इंटू LE यहाँ पे 3.1 है डिवाइड बाई 2 करोगे तो यहाँ से जो शेयर फोर्स आपके पास आएगा वो आपके पास कैलकुलेट होके आता है 23250 न्यूटन का। इसका मतलब यहाँ पे भी U की वैल्यू 23250 न्यूटन का शेयर फोर्स भी डेवलप होगा। और अगर किलो न्यूटन में बात करूं तो 23.250 किलो न्यूटन का शेयर फोर्स यहाँ पे डेवलप होगा। तो हमने पहले स्टेप गिवन डेटा लिख लिया,
फिर डायमेंशन में हमको कैसे निकालना है बता दिया, डी निकाल लीजिए, फिर डी डैश से ओवरऑल डेप्थ आ जाएगी, एल आपके पास है, बी ऑलवेज स्लैब में हमको 1 लेना। उसके बाद हमारा लोड यहाँ पे कैसे निकालना है बता दिया, अगर नहीं है, अगर दिया है तो ऐसे डायरेक्ट ले लेंगे और नहीं है तो किसे निकालना है, ये बात हो गई है। लोड से बाइंडिंग मोमेंट आ गया, फिर शेयर फोर्स आ गया। तो अब हमें ये पता चल गया कि जो हम स्लैब बना रहे हैं जिसकी जो लेंथ है वो 3.1 मीटर है, इसका मतलब वो इसकी शॉर्टर स्पान है, शॉर्टर स्पान 3.1 मीटर की है, उस पर जो मूवमेंट आएगा 3.1 मीटर की लेंथ पे जो मूवमेंट आएगा वो इतना आएगा, और उस पर जो शेयर फोर्स आएगा वो इतना आएगा। अब ये हो गया। अब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसकी डेप्थ को चेक करेंगे और उसको डिजाइन करेंगे, दैट मीन उसमें एरिया ऑफ स्टील को कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 4 जिसमें अब हम जो करेंगे वो चेक करेंगे, चेक फॉर डेप्थ ऑफ स्लैब। इसका मतलब जो हमने स्लैब के लिए डेप्थ कैलकुलेट की है उसको हमें क्रॉस चेक भी करना पड़ता है कि जितना मूवमेंट उस स्लैब के ऊपर आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में वो डेप्थ सही है कि नहीं। तो अब हमें मूवमेंट मिल चुका है, जो कि एमयू हमें मिला था 18019 न्यूटन मीटर के बराबर मूवमेंट उस पे स्लैब पे आ रहा है। इसके रिस्पेक्ट में हम उसको डेप्थ को चेक कर सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको द स्लैब विल बी डिजाइन एज अ बैलेंस्ड सेक्शन, मतलब आपको ये मानना पड़ेगा कि स्लैब जो है, स्लैब एज बैलेंस्ड सेक्शन, बैलेंस्ड सेक्शन मान के चलना पड़ेगा। तो फॉर बैलेंस सेक्शन एंड फॉर FE 415 स्टील, मैंने आपको पहले भी एक फॉर्मूला बताया और ये पूरा टाइप करके बताया, यूनिट फर्स्ट में आप जाएंगे तो आपको पूरा मिलेगा कि एमयू लिमिट 415 के लिए एमयू लिमिट इक्वल होता है 0.138 FC के BD स्क्वायर, इसके बराबर ये फॉर्मूला होता है। और हमें पता है कि हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे एमयू इक्वल क्या हो जाएगा, एमयू लिमिट के हो जाएगा, क्योंकि जितना मूवमेंट आपके स्लैब पे आ रहा है अगर उतना ही रेजिस्टिंग मूवमेंट आपको मिल जाए तो आपका स्लैब क्या रहेगा, सेफ रहेगा। इसका मतलब एमयू इक्वल एमयू लिमिट हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे एमयू लिमिट की जगह पे एमयू को पुट कर दूं, एमयू मतलब 18,019 न्यूटन मीटर की जगह है, न्यूटन मीटर में है तो इसको mm के लिए 10³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किलो न्यूटन तो है नहीं, अगर किलो न्यूटन मीटर होता तो 10³ से मल्टीप्लाई करता, बट ये ऑलरेडी न्यूटन है तो इसका 10³ हट गया। मीटर को mm में कन्वर्ट करने के लिए 10³ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वल 0.138 FC के कितना है 20, बी की जगह पे क्या पुट करने का बोला था मैं 1 मीटर मतलब 1000 mm, तो यहाँ बी की जगह आ जाएगा 1000 इंटू डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर मतलब आपका इफेक्टिव डेप्थ आपने कितना रखा था, वो रखा था आपने 130, तो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर देंगे 130, लेकिन आपको तो यहाँ पे चेक करना है तो डी को चेक करना है, मतलब डी तो आपका एज इट इज रहेगा डी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप डी को निकालते हैं तो डी कैलकुलेट होके आ रहा है आपका डी रिक्वायर्ड आ रहा है। जब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है आपका 81 mm। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इतने मूवमेंट को रजिस्ट करना चाहते हो, इतने मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए आपकी जो मिनिमम डेप्थ होनी चाहिए, इफेक्टिव डेप्थ, वो 81 mm होनी चाहिए। इसका मतलब जो डी रिक्वायर्ड है वो क्या हुआ, लेस देन है डी प्रोवाइडेड से, क्योंकि जो हमने प्रोवाइड की है वो तो हमने की है 130 mm, तो आपने प्रोवाइड तो रिक्वायर्ड से ज्यादा ही की है। इसका मतलब आप बिल्कुल सेफर साइड, मतलब इतना जो मूवमेंट आएगा उसको रजिस्ट करने के लिए 81 चाहिए। अगर इससे थोड़ा ज्यादा मूवमेंट भी आ गया तो हम आराम से उसको रजिस्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारी जो डेप्थ है वो हमने इससे ज्यादा ही प्रोवाइड किया, मतलब हम क्या है सेफर साइड, जितना मूवमेंट आएगा उससे ज्यादा हम इसमें रेजिस्टेंस दे पाएंगे क्योंकि हमने डेप्थ ज्यादा रखी है। बस में अगर आपको लगता है कि एक अनइकोनॉमिक जोन में जा रही है, आपकी डेप्थ बहुत ज्यादा है, तो आप इसको यहाँ पे थोड़ी कम भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें, डिजाइनिंग पर्पज से देखें, तो यहाँ पे 130 हम सेफर साइड है, यहाँ चेंज करने की आपको जरूरत है, ठीक है। लेकिन फील्ड के हिसाब से हम इकोनॉमी भी देखते हैं तो वहां पे हम इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, ठीक। तो अब मैं आगे जाता हूं, तो मेरा डी तो जो है वो सेफ हो गया, मतलब बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब मेरा जो डी प्रोवाइडेड है वो भी सही है, और ओवरऑल डेप्थ जो मैंने प्रोवाइड की है फाइनली 160 mm मेरी, वो भी सही है। तो यहाँ पे डेप्थ को चेक आपने कर लिया, आपका डेप्थ बिल्कुल सही है। इसके बाद आप जाएंगे स्टेप नंबर नेक्स्ट पे। अगला स्टेप होगा 5th स्टेप, जिसमें हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील। बात समझ में आई। पहला स्टेप आपका गिवन डेटा हो गया, दूसरे में आपने डायमेंशन निकाल लिए, तीसरे में आपने लोड्स एंड बाइंडिंग मोमेंट निकाल लिया, चौथे में आपने चेक फॉर डेप्थ लगा दिया। अब 5वें स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्टील। तो एरिया ऑफ स्टील मतलब यहाँ पे हम मेन रेनफोर्समेंट की अभी बात कर रहे हैं, मेन रेनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं। तो जो मेन रेनफोर्समेंट है इसके लिए आप IS कोड में जाइएगा, 456/2000, पेज नंबर 96 पे जाएंगे।
तो वहां पे आपको एक फॉर्मूला मिलेगा बैलेंस सेक्शन के लिए, MU इक्वल 0.87 FY AST ब्रैकेट D माइनस FY AST डिवाइडेड बाय FCK B, ये एक फॉर्मूला मिलेगा। तो इस फॉर्मूले में जब मैं वैल्यू पुट करता हूं तो यहाँ पे मेरा MU कितना है, कितने मूवमेंट के लिए मेरे को स्टील निकालना है, 18019 के लिए, तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा 18019 इंटू 10⁻³ कर दीजिएगा, क्योंकि वो वैल्यू मीटर में है, यहाँ पे mm में चाहिए हमें, इक्वल 0.87 FY की जगह पुट करेंगे 415, AST मुझे यहाँ पे निकालना है, ब्रैकेट D जो है मेरा फाइनली मैंने 130 रखा है, प्रोवाइडेड वाला लेंगे, FY 415 है, AST मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाय FCK मेरा 20 है, और B मतलब मैं यहाँ पे लूंगा 1000, तो ये हो जाएगा 1000। तो जब मैं इसके बेसिस पे जाता हूँ आगे और इसको जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो पहले तो इसकी इक्वेशन बनेगी AST के फॉर्म में, तो वो इक्वेशन जो बनेगी AST के फॉर्म में, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, ये बनेगी 49907 इक्वल 130 AST माइनस 0.021 AST स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर मैं और शॉर्ट करूंगा तो यहाँ पे इक्वेशन बन के आएगी AST का स्क्वायर माइनस 6190 AST प्लस 237652 इक्वल 0, ये इक्वेशन बनेगी। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका AST आएगा, डायरेक्टली इक्वेशन कैलसी से सॉल्व हो जाएगी, तो यहाँ से आपका जो AST आएगा वो AST आएगा निकल के 411 mm स्क्वायर। इतना एरिया ऑफ स्टील आ रहा है, इसका मतलब एज अ मेन स्टील आपको इतनी एरिया ऑफ स्टील की रिक्वायरमेंट है, किसके लिए, इतने मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए, जो शॉर्टर स्पान में 3.1 मीटर की स्पान में आप इसमें प्रोवाइड करें। तो ये तो आपका AST निकल के आ गया, ये मेन स्टील निकल के आ गया। लेकिन अगर मैं IS कोड के अकॉर्डिंग बात करूं, IS कोड 4562,000 के बात करूं, पेज नंबर जब आप 48 पे जाएंगे, पेज नंबर 48 पे, तो 48 पे वहां पे एक क्लॉज दिया हुआ है, और वो क्या बोलता है कि जो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील फॉर मेन बार्स, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील फॉर मेन बार्स जो होता है वो होता है मिनिमम, इससे कम नहीं हो सकता, वो होता है 0.12% इंटू ग्रॉस एरिया, 0.12% इंटू ग्रॉस एरिया। इसका मतलब AST जो मिनिमम होगा अकॉर्डिंग टू IS कोड, इससे कम नहीं हो सकता, 0.12% इंटू ग्रॉस एरिया मतलब B इंटू D डिवाइडेड बाय 100, परसेंट हटेगा तो डिवाइड में 100, ये परसेंट हटेगा तो डिवाइड में 100 जाएगा, ग्रॉस एरिया मतलब B इंटू D। ग्रॉस एरिया मतलब जब आप सेक्शन देखेंगे स्लैब का, तो सेक्शन जो दिखेगा उसमें आपको क्या दिखेगी, विड्थ और ओवरऑल डेप्थ, तो B इंटू D इसका ग्रॉस सेक्शन एरिया। तो इससे अगर मैं चेक करूं मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कितना होना चाहिए, तो ये 0.12, B मेरे पास है 1000, ओवरऑल डेप्थ मेरी रखी है 160, मैंने डिवाइड बाय मैं 100 करूं, तो यहां से जो AST मिनिमम आ रहा है, मिनिमम वो AST मिनिमम आ रहा है 192 mm स्क्वायर के बराबर, 192 mm स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो AST की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट वो ग्रेटर देन है AST मिनिमम से। इसका मतलब इन दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू होती है, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होती है, हमेशा हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, AST रिक्वायर्ड वाली, ये वाली रिक्वायर्ड वाली। तो इसका मतलब लेट प्रोवाइड एज मेन स्टील, और वो कितना प्रोवाइड करेंगे, 411 mm स्क्वायर, ये एज अ मेन स्टील हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो अब इसको एज अ मेन स्टील जब हम प्रोवाइड करेंगे तो कितने mm की बार प्रोवाइड करेंगे, तो कभी भी याद रखिएगा कि नॉर्मली हम ट्राई करते हैं कि स्लैब में, कभी भी आप स्लैब बनते देखेंगे तो नॉर्मली कॉमनली आपको जो देखने को मिलेगी 10 mm की बार प्रोवाइड करते हैं। वैसे ये बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू, अगर मैं IS कोड 4562,000 जाता हूं, पेज नंबर 48 खोलता हूं, अगर पेज नंबर कौन सा, 48 पेज नंबर, 48 पेज नंबर पे ये लिखा हुआ है कि जो डायमीटर ऑफ बार होता है वो कभी भी जो स्लैब की थिकनेस होती है वो
उससे 1/8 टाइम 1/8 करेंगे, मतलब जो भी स्लैब की थिकनेस है उसको डिवाइड बाई 8 करेंगे, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा आप याद रखिएगा, नॉर्मली हम 10 mm की बार ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि डायमीटर अगर कम रखेंगे तो हमारी जो है बेसिकली डेंस स्टील प्रोवाइड किया जाता है स्लैब, जिससे हमारे क्रैक्स आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं लेट एज्यूम 10 mm डाया बार, 10 mm की बार लगानी। तो अगर 10 mm की बार अगर मैं लगाता हूं तो स्पेसिंग फॉर 10 mm डाया बार एट सेंटर टू सेंटर। अब अपन स्पेसिंग निकाल लेते हैं। तो स्पेसिंग निकालने के लिए हम जाते हैं एज पर द IS कोड 456/2000 पेज नंबर अपन डिस्कस करते हैं, उस IS कोड के अकॉर्डिंग जाएंगे। वहां से आपको एक स्पेसिंग का फॉर्मूला मिलेगा। स्पेसिंग का फॉर्मूला मतलब कि जो 10 mm की बार हम लगाएंगे स्लैब में, तो हम एक लगाएंगे, उसके बाद दूसरी कहाँ लगाएंगे, तीसरी कहाँ लगाएंगे, तो उसको कैसे निकालते हैं स्पेसिंग को, अब हम बात करते हैं उसकी। So now spacing for 10 mm diameter bar. So as per the IS code 456/2000 की बात करें हम, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्पेसिंग होती है वो एक बार का एरिया, जो बार आप प्रोवाइड करें एक बार का एरिया इनटू विड्थ ऑफ द स्लैब डिवाइड बाय AST जो है वो कंडीशन आप लगाते हैं। तो यहाँ पे 5/4 एक बार का एरिया कितना हो जाएगा, हम डायमीटर ऑफ बार कितना यूज कर रहे हैं यहाँ पे 10 mm, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर इंटू बी की जगह लिखेंगे 1000 डिवाइड बाई AST हमारा कितना निकला था, वो निकला था 411। तो यहाँ से आपकी जो स्पेसिंग आएगी वो स्पेसिंग आपकी आ रही है निकल के 191 mm। 191 mm मतलब इसको आप राउंड फिगर में ले लीजिएगा 190 mm। 190 mm स्पेसिंग को हमेशा कम करके प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ये तो हमारी 190 mm तो हमारी कैलकुलेटेड निकल गई, लेकिन IS कोड जो है वो IS कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो वो ये बोलता है कि इट शुड बी लेस देन, इट शुड बी लेस देन कितनी, पहली कंडीशन है 3D, फर्स्ट कंडीशन, तो 3D मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू D, D मतलब इफेक्टिव डेप्थ हमने कितनी रखी थी 130, तो ये कितना हो जाएगा 390, इफेक्टिव डेप्थ का 3 टाइम्स। दूसरी कंडीशन है 300 mm, और तीसरी कंडीशन है आपने जो स्पेसिंग निकाली है आपने निकाली है 190 mm। इन तीनों में से इट शुड बी लेस देन, मतलब इन तीनों में से लेस देन होने से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है 190, इसका मतलब हम यहां पे लिखेंगे हेंस प्रोवाइड 10 mm डाया बार at 190 mm center to center as main steel, ठीक है। इसका मतलब हम 10 mm की बार लगाएंगे और 190 mm सेंटर टू सेंटर लगाएंगे एट मेन स्टील। इसका मतलब मैंने एक बार लगाएंगे, उसके बाद उसके सेंटर से अगली बार के सेंटर तक की स्पेसिंग कितनी होगी 190, फिर जो अगली होगी वो कितनी होगी 190। जब मैं आपको लास्ट स्टेप में समरी बताऊंगा उसमें मैं आपको ये चीज समझा दूंगा कि कैसे लगानी है और कैसे प्रोवाइड करनी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि एक और IS कोड कंडीशन देता है कि इफ शुड बी मोर देन, इट शुड बी मोर देन मतलब ज्यादा भी होनी चाहिए, बहुत कम भी स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। तो नॉर्मली आपसे ये बोलता है कि जितना डायमीटर ऑफ बार है 10 mm, एक कंडीशन हो गई, डायमीटर ऑफ बार जो आपने जैसे 10 mm की बार लगाई तो 10 mm ले लीजिए, साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm, साइज ऑफ एग्रीगेट नॉर्मली अगर आप 20 mm का एग्रीगेट साइज यूज कर रहे हो प्लस 5 mm हो गया तो कितना हो जाएगा 25। उसके बाद इसका मतलब ये कि हमेशा जो स्पेसिंग होगी उससे कम से कम, मतलब 25-30 mm से नॉर्मली ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्पेसिंग बहुत कम कर देंगे दो बार के बीच में तो आपका जो एग्रीगेट है वो फंसने लगेगा, तो प्रॉपर कास्टिंग आपकी नहीं होगी। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत मिनिमम भी नहीं देनी। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेंटअप बार की। तो बेंटअप बार की मैं आपको ड्राइंग में ही कंडीशन बता दूंगा कि बेसिकली जब हम स्लैब बनाते हैं तो जहां तक मैक्सिमम मूवमेंट आता है वहां तक एक्सटेंड करते हैं और उसके बाद हम उसको कटलमेंट कर देते हैं या बेंटअप कर देते हैं आगे के लिए नेगेटिव मूवमेंट के लिए। तो वो कंडीशन भी मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो इसमें एक मेन स्टील लगता है, दूसरा मैंने आपको बताया था इसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लगता है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो मेन स्टील के राइट एंगल पे लगता है, ये मैंने बताया था कि वन बे स्लैब में एक तो मेन स्टील लगता है जो शॉर्टर स्पान पे लगेगा और इसके राइट एंगल पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लगता है। तो अब बात कर रहा हूं मैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की अगर मैं बात करूं तो एज पर द IS कोड 456/2000
पेज नंबर 48 पे जब जाएंगे तो वहां पे बोला है जो मिनिमम स्टील होता है वही डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होता है, जो कि होता है 0.12% इंटू ग्रॉस एरिया, तो बी इंटू डी डिवाइड बाय 100, जो अभी मैंने पीछे भी बताया। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया था अभी पीछे, तो ये कितना आया था 192 mm² के बराबर आया था। इसका मतलब जो हम यहाँ पे ए एस टी प्रोवाइड करेंगे, ए एस टी वो हम प्रोवाइड करेंगे 192 mm²। किसके लिए? एज डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। इसके लिए हम ये मिनिमम स्टील लगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए हम इतना प्रोवाइड करेंगे। अब हम निकालेंगे स्पेसिंग। तो कितने mm की बार से ये डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं? तो हमेशा नॉर्मली अगर मेन mm में 10 mm लगा रहा हूं मेन स्टील को, तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना लगाऊंगा? 8 mm डाया बार के लिए आप स्पेसिंग निकालिए। जो स्पेसिंग का फॉर्मूला वही होगा, एक बार का एरिया मतलब π/4 8² इंटू 1000 मतलब बी डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड मतलब 192 यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो स्पेसिंग निकल के आ रही है 262 mm। इसको राउंड फिगर में ले लीजिएगा 260 mm, राउंड फिगर में लीजिएगा 260 mm। और इट शुड बी लेस देन, और ये भी लेस देन होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। किससे? फर्स्ट 5D, तो 5 इंटू 130, एक कंडीशन ही हो गई, ठीक है, जो कि आएगी 650। दूसरी कंडीशन है 300 की, यहाँ पे भी। और तीसरी कंडीशन जो आपने निकाली 260 कर रहे हैं, तो 260, तो सबसे लास्ट वैल्यू कौन सी है? 260। तो यहां लिखेंगे हैंस प्रोवाइड 8 mm डाया बार एज डिस्ट्रीब्यूशन स्टील at 260 mm सेंटर टू सेंटर, 260 mm सेंटर टू सेंटर पे, उसी के राइट एंगल पे, मेन स्टील के राइट एंगल पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करें। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें जो है अगला हमें चेक लगाना है, तो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप की, जो कि अब हमारा स्टेप नंबर होगा, ये हमारा स्टेप जो चल रहा था 6th स्टेप होगा। 6th स्टेप की हम बात करते हैं, जो कि क्या होगा? चेक फॉर shear reinforcement की बात करेंगे कि बेसिकली यहाँ पे हम जो बीम बना रहे हैं उसमें स्लैब हम जो बना रहे हैं उसमें हमने मेन स्टील प्रोवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड कर दिया। अब उस पर जो शेयर फोर्स आ रहा है, कहीं वो शेयर फोर्स की वजह से तो फेल नहीं हो रहा, तो अब हम जो आगे चेक करेंगे वो किसके लिए करेंगे? शेयर रेनफोर्समेंट के लिए चेक करेंगे। नाउ चेक फॉर शेयर रेनफोर्समेंट। अब हम बात कर रहे हैं कि जो स्लैब है उस पर जो शेयर फोर्स आएगा, तो उसके लिए बेसिकली वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, कहीं उसकी वजह से तो कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आ रही। तो वैसे तो स्लैब एक थिन मेंबर होता है, क्योंकि उसकी थिकनेस कम होती है, तो उसमें शेयर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और कभी भी जो अगर हम सिंपली सपोर्टेड स्लैब की बात करते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं, तो सेंटर पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है। इसका मतलब सेंटर पे शेयर आपका मिनिमम होगा। और जैसे जैसे टूवर्ड द अपन सपोर्ट जाते हैं, सिंपली सपोर्टेड में मूवमेंट आपका कम होते जाता है और सपोर्ट पे जाके 0 हो जाता है, तो वहां पे मैक्सिमम शेयर फोर्स आता है। तो स्लैब में जो मैक्सिमम शेयर फोर्स भी आपको मिलेगा या शेयर स्ट्रेसेस जो आपको मिलेंगी, वो बेसिकली कहां पे मिलती है? नॉर्मली सपोर्ट के पास में मिलती है। इसीलिए कभी भी कोई बीम में आप स्ट्रप्स वगैरह देखिएगा, सपोर्ट के पास स्पेसिंग कम होती है और टूवर्ड द सेंटर हम जाते हैं तो उसको इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि शेयर टूवर्ड द सेंटर कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा मैक्सिमम शेयर के लिए बट डिजाइन कर रहे हैं इसको। तो सीधा मैक्सिमम शेयर की बात करें तो शेयर फोर्स जो आ रहा है वो मैक्सिमम इतना आ रहा है, जो हमने पीछे थर्ड स्टेप में ही निकाल लिया था। अब इसकी वजह से मैं देख लेता हूं कि स्ट्रेस कितनी डेवलप होगी, दैट इज नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कितनी डेवलप होगी वो देख लेता हूं। जैसे मैं बीम में देखता था टाउ बी इक्वल होता है BU बाय BD, तो यहाँ पे BU है आपके पास 23250 न्यूटन डिवाइड बाय बी आपके पास था 1000 इंटू डी जो है वो आपके पास इफेक्टिव डेप्थ थी 130। तो यहाँ से आपकी जो टाउ बी आ रही है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस आ रहा है आपका, वो आ रहा है 0.17 न्यूटन पर mm², 0.17 न्यूटन पर mm²। इसका मतलब जब ये शेयर फोर्स लगेगा तो जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी 0.17 न्यूटन की स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। अब फर्स्ट एज पर द IS कोड अगर हम चलते हैं 4562,000, तो पेज नंबर 73 पे एक बड़ी टेबल है, उसके नीचे एक छोटी टेबल बनी जो बोलती है कि मैक्सिमम नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक लिमिट दी हुई है। तो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात अगर मैं करता हूं, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए वहां पे जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस दी है टाउ बी मैक्स, वो दी है 2.8 न्यूटन पर mm²। तो हमारी वैल्यू तो इससे बहुत ही कम,
इसका मतलब यहाँ तो हम सेटिस्फाई कर जाएंगे। कभी भी आपकी जो ये टाउ भी आती है वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम ही होनी चाहिए। तो वैसे तो चांसेस होते हैं कि 99% हमेशा शेयर आपका इससे कम ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो यहाँ पे तो हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे तो हम सेफ। अब इसकी बात करते हैं कि बेसिकली जब ये शेयर स्ट्रेस आएगी, ये टाउ भी आपके बीम पे आएगा या आपके स्लैब पे आएगा, तो इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब जो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी स्लैब से, वो कितनी मिलेगी, उसको बोलते हैं नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ सी से। और टाउ सी के लिए आपको आईएस कोड का पेज नंबर 73 खोलेंगे, वहां आपको एक बड़ी सी टेबल मिलेगी। उसके पहले कॉलम में आपको परसेंटेज ऑफ स्टील पीटी का फॉर्मूला मिलेगा, जो कि है 100 AST डिवाइड बाय BD के बराबर, ये फॉर्मूला मिलेगा। तो यहाँ पे आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 100 का 100, और AST आपने जितना निकाला था, आपने प्रोवाइड किया है, तो AST आप लोगों ने कितना प्रोवाइड किया है, आप यहाँ पे वो एरिया ऑफ स्टील ले लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्टील जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया था, वो एरिया ऑफ स्टील हमारा निकला था 411 के बराबर, डिवाइडेड बाय 1000, डी जो है इफेक्टिव डेप्थ 130। तो यहाँ से जो पीटी आएगा, वो पीटी आप देख लीजिएगा, करीब करीब आपका 0.20 या 16% के करीब करीब आएगा, 16% के करीब करीब ये वैल्यू आपकी आएगी। तो इस वैल्यू को लेके आप उस टेबल पे जाएंगे, आईएस कोड के पेज नंबर 73 पे, और इस टेबल के वहां पे जब जाएंगे तो इसके रिस्पेक्ट में आपको टाउ सी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में आपको कितनी मिलेगी, टाउ सी की वैल्यू मिलेगी। तो उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो, और यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जब आप ये एरिया ऑफ स्टील लेते हैं तो इसको बेंडिंग, जब आप फिक्स की बात करें, जैसे सिंपली सपोर्ट में तो मैंने यहाँ पे 100% ले लिया, आपका 411 ले लिया, लेकिन जब हम फिक्स पे, जब हम बार को अगर बेंड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कई जगह पे यहाँ पे इसको, इसका हाफ भी लिया जाता है, इसका हाफ भी लिया जाता है, कई जगह पे इसका हाफ भी लिया जाता है। उसका लेने का रीजन है, क्या होता है कि हम जब बार प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे एक बार हमने पूरी स्ट्रेट प्रोवाइड कर दी सपोर्ट तक, दूसरी बार पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे सपोर्ट पे उसको बैंड कर देंगे, तो सपोर्ट पे क्या होगी, एक बार कम हो गई, फिर अगली बार पूरी कंटिन्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो कि बीच में से एक बार उठ के बैंड करके ऊपर चली जाती है, तो स्पेसिंग डबल हो जाती है। तो स्पेसिंग डबल होने की वजह से आपका एरिया ऑफ स्टील कितना हो जाता है, सपोर्ट के पास जाके आधा हो जाता है। तो कई जगह आप इसको हाफ भी लेते हैं, तो आप इसको हाफ के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम सिंपली सपोर्ट की बात करें तो सिंपली सपोर्ट में हम 100% ही ले सकते हैं। तो ये हमने करीब करीब आप जो लेंगे वो 0.16 या 0.2% कुछ आएगा। इसके लिए आप जाएंगे, हाफ के हिसाब से 0.16% आएगा, या इसके आजू बाजू आएगा, इसके हिसाब से जाएंगे। आप टाउसी देखेंगे किसके लिए, फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, तो आपको टाउसी की वैल्यू जो मिलेगी वो जो मिलेगी करीब करीब आपको टाउसी मिलेगा 0.29 न्यूटन पर mm², इतनी मिलेगी। इंटरपोलेट करके आपको मिल जाएगी डायरेक्टली टाउसी, कैसे इंटरपोलेट करना है लास्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ। तो ये 29 के करीब मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पे जो टाउ वी है वो लेस देन है टाउ सी से, हैंस नो शेयर रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, नो शेयर एनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। दैट मीन यहाँ पे हमें कोई एनफोर्समेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टाउ बी है वो क्या है, वो यहाँ पे आपका कम है, वो है 0.17, और टाउ सी है वो ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेट 0.29 के बराबर। इसका मतलब यहाँ पे आपको शेयर एनफोर्समेंट की जरूरत नहीं है। और कभी भी याद रखिएगा कि जो स्लैब होता है वो शेयर में बेसिकली वो सेफ होता है, क्योंकि उसकी जो थिकनेस होती है वो कम होती है, वो थिन मेंबर है। और बीम में शेयर इसलिए डेवलप होता है क्योंकि वो एक थिक मेंबर है। तो स्लैब में चांसेस रहेंगे कि हमेशा आपका टाउ बी जो आएगा वो कम आएगा, और टाउ सी जो आएगा आपका वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, तो कभी भी याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग सेफ हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइप सेफ रहेंगे, तो आप टाउ भी हमेशा लिख सकते हैं कि लेस देन रहेगा टाउ सी से। हेंस शेयर रेनफोर्समेंट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड द स्लैब इज सेफ अगेंस्ट द शेयर। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 की अगर हम बात करें, और 7th स्टेप मतलब हम यहाँ पे चेक लगाते हैं, एक और चेक आएगा जो कि होता है चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ का चेक लगाएंगे। डेवलपमेंट लेंथ के ऊपर जाता हूं, तो इसके लिए हम वापस से जाते हैं आईएस कोड में। आईएस कोड 4562000 हम यूज करेंगे, जैसे मैंने बीम में भी आपको बताया था। आईएस कोड 4562000 में जाएंगे हम। ठीक, वहां पे आपको एलडी का फॉर्मूला मिलेगा, एलडी डेवलपमेंट लेंथ के लिए, और वो फॉर्मूला मिलेगा 0.87 FY into 5 डिवाइडेड बाय 4
टाउ बी डी। ये लास्ट लेक्चर जो मैंने लिया था सेकंड यूनिट में जब मैं बीम डिजाइन कर रहा था, उसमें भी मैंने आपको ये पूरा बताया हुआ ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे 5 मतलब डायमीटर ऑफ बार है, जो कि हमने यहाँ पे 10 mm की बार यूज करी, तो 10 mm यहाँ पे ले लेंगे। बाकी टाउ बी डी जो है बॉन्ड स्ट्रेसेस होती हैं, बॉन्ड स्ट्रेसेस आपको 73 पेज नंबर पे ही एक टेबल मिलेगी, उसमें मिलेगी। तो M20 कंक्रीट के लिए, और आप जब Fe 415 ग्रेड ऑफ स्टील यूज कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 1.2 इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.6 से, मतलब ये मिलेगी 1.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर। किसकी वैल्यू? टाउ बी डी। अब मैंने क्या किया, ये 1.2 तो आपको M20 के लिए मिलेगी, लेकिन बोलता है उसी के नीचे, टेबल के नीचे एक लाइन लिखी है, उसको रीड करिएगा कि जब आप HYSD स्टील यूज कर रहे हो, अगर माइल्ड स्टील यूज कर रहे हो तो 1.2 ही रहेगा, लेकिन अगर आप HYSD स्टील यूज कर रहे हो तो उसको 60% आप क्या करते हैं, इंक्रीज कर दें, मतलब 1.6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसलिए ये 1.92 हो जाती है। क्योंकि जो आपका HYSD स्टील होता है उसमें ऐसे स्पाइरल बने होते हैं, जिसकी वजह से सरफेस उसका रफ रहता है, तो कंक्रीट की वजह से उसमें बॉन्डिंग अच्छी मिलती है। और टाउ बी डी क्या है? बॉन्ड स्ट्रेसेस ही तो है, कंक्रीट और स्टील के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, तो HY स्टील में बॉन्ड अच्छा बनता है, ज्यादा अच्छा बनता है एज कम्पेयर टू माइल्ड, क्योंकि माइल्ड जो होता था वो आपका स्मूथ स्टील होता था, उसमें इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बनता था, इसलिए हम इसको 60% एक्सेलरेट हैं। तो इससे अगर मैं LD को निकालता हूं, तो LD मेरा हो जाएगा 0.87, FY की वैल्यू है 415, फाई मेरा है 10 डिवाइड बाय 4, टाउ BD मेरे पास निकल गया 1.92। तो इससे जो मेरी LD की वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 470 mm। ये LD जो आ रही है 470 mm आ रही है, तो इसका मतलब ये आ गई। और इसके बाद अगर मैं जाता हूं तो ये बोलता है, तो एज पर द IS कोड एज सिंपली सपोर्टेड स्लैब बार मस्ट एक्सटेंड, बार जो होती है उसको एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड द फेस ऑफ सपोर्ट, बियॉन्ड द फेस ऑफ सपोर्ट बाय अ डिस्टेंस नॉट लेस देन LD बाय 3, नॉट लेस देन LD बाय 3। तो LD है आपके पास 470 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये कितना आ रहा है 157 mm। इसका मतलब ये क्या है, ये जो वैल्यू मैंने निकाली ये क्या है, वो ये बोल रहा है कि जो आपका जब हम बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड स्लैब की, तो उसमें जो बार होती है उसको एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है बियॉन्ड द फेस ऑफ सपोर्ट। जैसे कि यहाँ पे ये आपकी सपोर्ट है और ये आपकी स्लैब जा रही है इसके ऊपर से, ये स्लैब, ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट का फेस ये, यहां से आप इस बार को यहां तक नहीं खत्म करते, यहां से और आगे तक एक्सटेंड करते हो। और कितना एक्सटेंड करते हो, तो जितना आपका LD आता है उसका 1/3, इससे कम नहीं कर सकते, इससे ज्यादा करना है। तो इसका 1/3 कितना आया 157, इसका मतलब यहां से 157 mm तक आप आगे की तरफ इसको एक्सटेंड करेंगे। लेकिन अब आपको इसमें यह भी चेक ना करना है कि आपको 157 मिनिमम एक्सटेंड करना है, 157 मतलब उससे ज्यादा ही करोगे तो 160 आप कर रहे हो, 160 आप आगे एक्सटेंड करोगे, लेकिन कब कर पाओगे, जब इतनी विड्थ ऑफ सपोर्ट भी तो आपके पास होना चाहिए। अगर विड्थ ऑफ सपोर्ट कम पड़ गई तो उस कंडीशन में यहां से इसको ऐसे करके बाइंड कर देते हैं, हुक बना देते हैं, L बना देते हैं। तो आप चेक कर लेते हैं कि हमारे पास उतनी सपोर्ट विड्थ अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग जो निकालेंगे इसको चेक करने के लिए, इसके लिए हम लोग निकालेंगे लेंथ अवेलेबल फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट, लेंथ अवेलेबल फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट, ठीक है। फेस ऑफ सपोर्ट से लेंथ अवेलेबल है कि नहीं, तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं सपोर्ट विड्थ, सपोर्ट की विड्थ पता होनी चाहिए, मतलब ये सपोर्ट की ये विड्थ पता होनी चाहिए, माइनस क्या होगा, आप जो इसमें कंक्रीट कवर लगाओगे, यहाँ पे कवर भी तो लगाओगे, तो कंक्रीट का कवर, तो नॉर्मली अपन जैसे यहाँ पे 30 mm का कवर यूज कर रहे हैं, 10 mm की बार लगाएं, तो मतलब क्लियर कवर की बात करूँ, ये क्लियर कवर आएगा यहाँ पे, तो 20 mm का करें तो माइनस कर दो 20, तो सपोर्ट विड्थ आपकी कितनी है 300, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 300, माइनस कर दीजिए इसमें से 20, तो ये कितना आएगा 28 mm, 280 mm, तो ये आ गया 280 mm। और इसी तरीके से अगर मैं L0 निकालूं, L0 मतलब सेंटर ऑफ सपोर्ट, इस सपोर्ट के सेंटर है, सपोर्ट के सेंटर मतलब सेंटर से, सपोर्ट के सेंटर से ये लेंथ आपके पास कितनी अवेलेबल, उसको L0 बोलते हैं। ये आपकी सपोर्ट के सेंटर से ये वाली लेंथ, कवर छोड़ने के बाद ये लेंथ आपके पास कितनी है, वो आपकी L0 होगी। तो अगर मैं L0 निकालूं तो L0 कितना हो जाएगा, सपोर्ट है आपकी 300 की, तो उसका हाफ ले लो क्योंकि सेंटर से निकालना है, और माइनस कर दो कवर, क्लियर कवर, तो ये कितनी है 130 mm, तो ये आपकी होगी L0 की वैल्यू। और यहाँ पे भी आप सेटिस्फाई हो क्योंकि आपके पास अवेलेबल जो लेंथ बच रही है फेस ऑफ सपोर्ट के बाद, जो लेंथ बच रही है वो 280 बच रही है, और आपको एक्सटेंड कितनी करनी है बार को 157 ही करनी है। इसका मतलब यहाँ पे आप आराम से एक्सटेंड कर सकते हो, इसका मतलब यहाँ पे भी आपके पास अवेलेबल स्पेस प्रॉपर है, आप प्रॉपर तरीके से उसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे भी सेफ होगा। और L0 मैंने निकाला आगे के चेक के लिए, तो वो L0 निकल गया, और L0 क्या होता है, सपोर्ट के सेंटर से आगे तक जो डिस्टेंस बचती है कवर हटाने के बाद, वो आपका L0 होता है।
अब वापस से हम आईएस कोड पे जाते हैं, आईएस कोड 456-2000 पे। तो उसमें जब जाएंगे हम, तो वहां पे हमें एक और कंडीशन दी है कि ये बोलता है कि जो आपका एलडी है शुड ऑलवेज लेस देन और इक्वल 1.3 m1 डिवाइडेड बाय v प्लस l0। इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है, देन आपका डेवलपमेंट लेंथ, जो डेवलपमेंट लेंथ का आप चेक लगा रहे हो, वो ओवरऑल आपका पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब इसके लिए आप मेरे को L0 मैंने आपको यहाँ निकाल के बता दिया। V मतलब शेयर फोर्स आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास M1 नहीं है, LD भी निकल चुका है, M1 नहीं है। तो M1 मतलब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, जो आपको IS कोड 456-2000 के पेज नंबर 96 पे मिल जाएगा। और वो फॉर्मूला क्या है, 0.87 Fy AST, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, D माइनस Fy AST डिवाइडेड बाय FC के B। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं 96 पे, जो बैलेंस सेक्शन के लिए फॉर्मूला दिया, वो फॉर्मूला लगाइएगा। इसमें आप सब सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो M1 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9351 न्यूटन mm। आपके पास M1 आ रहा है, आपके पास 0.87 है, F/415 है। EST आपने जो प्रोवाइड किया है, तो EST आपने कितना प्रोवाइड किया था वो लीजिएगा, ठीक है। और वो भी आप यहाँ पे सपोर्ट के पास में बात करें तो इसका मतलब एरिया ऑफ स्टील हाफ लेना है। जैसे 411 प्रोवाइड किया था, तो 411 का आपको आधा लेना, तो 411 का आधा मतलब 206 के करीब आप यहाँ पे ST लीजिए। और हाफ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सपोर्ट पे आते आते 50% बार को हम बैंड अप करके ऊपर भेज देते हैं या कटल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट कम है और सेंटर पे मूवमेंट मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आपने ST लिया, यहाँ पे F बाय पता है, EST वापस वही आ जाएगा, FC के B की जगह 1000 पुट करेंगे तो आपका कुछ M1 इतना आएगा। तो M1 आपके पास जब आ गया, अब आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जब इसमें आप पुट कर रहे हैं तो आपके पास शेयर फोर्स ऑलरेडी है, तो ये जो वैल्यू पुट करने के बाद ये आ रही है LD आपके पास कितना था, LD आपने निकाला था यहाँ पे 470। इसका मतलब ये होना चाहिए 470 लेस देन इक्वल होना चाहिए M1 आया 9351 इंटू 1.3 डिवाइडेड बाय V मतलब शेयर फोर्स आपके पास था 23250 प्लस L0 कितना है 130। तो इसको जब चेक किया तो ये 470 शुड बी लेस देन और इक्वल इन दिस वैल्यू। और जब ये पूरी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये करीब करीब आपके पास आ रही है 653। इसका मतलब ओके, यहाँ पे भी आप सेफ हैं क्योंकि लेस देन होनी चाहिए और यहाँ पे ये लेस देन है। इसका मतलब यहाँ पे भी आप सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन, ठीक है। लेकिन जब ये M1 निकालें तो याद रखिएगा EST आप जो है 411 का हाफ ले लीजिएगा, उससे आपकी ये वैल्यू एग्जैक्टली आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं चेक फॉर डिफ्लेक्शन की, कि डिफ्लेक्शन के लिए अगर मुझे चेक लगाना है तो मैं किस तरीके से इस पर अप्लाई करूँगा। नाउ चेक फॉर डिफ्लेक्शन, और हम देखते हैं कि डिफ्लेक्शन हमारे स्लैब में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो इसके लिए आप पहले PT निकालेंगे। तो PT का फॉर्मूला IS कोड के पेज नंबर 73 में जाएंगे, तो टेबल के पहले ही कॉलम में आपको लिखा है 100 AST/BD, बट यहाँ पे 100 है और EST को मैंने 413 लिया है, जबकि आपका EST आया कितना था, आपका EST आया था 411 mm², लेकिन मैंने लिया कितना है 413। वो क्यों लिया है, क्योंकि हमने जो स्पेसिंग निकली थी उसको थोड़ा सा राउंड फिगर में कम कर दिया। तो एक्चुअल EST जो है आपका, EST एक्चुअल की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, जो स्पेसिंग वाला फॉर्मूला लगाया था आपने π/4 10 का स्क्वायर इंटू 1000 था यहाँ पे, और आपने स्पेसिंग कितनी रखी थी, आपने रखी थी 190, तो 190 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो EST एक्चुअल आ जाएगा। यहाँ से ये आ रहा है 413 mm², तो यहाँ पे पूरा 413 लेंगे। और आप ये बोलेंगे इससे पहले PT मैंने 0.16% निकाला था जब मैं चेक फॉर शेयर कर रहा था, तो वहां मैंने EST हाफ प्रोवाइड किया था, यहाँ पे मैं पूरा कर रहा हूँ। डिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो सेंटर पे मैक्सिमम आ रहा है, तो सेंटर पे तो आपका पूरा का पूरा स्टील है, तो इसलिए यहाँ पे पूरा का पूरा स्टील आएगा। लेकिन जैसे टूवर्ड द सपोर्ट जाते हो 50% जो बार होती है वो बेंटअप्स हो जाती है या कटलमेंट हो जाता है। तो 50% बार जब कटल होती है तो एक्सटेंड एंड तक कितनी जाती है, ऑलमोस्ट 50% जाती है। इसलिए जब चेक फॉर शेयर की बात करते हैं तो यहाँ 50% एरिया ऑफ स्टील लेते हैं, या चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ की बात करते हैं तब भी एरिया ऑफ स्टील 50% लेते हैं। उसका रीजन है क्योंकि वहां पे सपोर्ट के पास में बात कर रहे हैं और सपोर्ट पे 50% एरिया ऑफ स्टील बचता है, लेकिन डिफ्लेक्शन में हम सेंटर की बात कर रहे हैं तो सेंटर पे 100% स्टील आता है, ठीक है। तो 100 के हिसाब से ये 413 आया, तो जब मैं PT निकाल रहा हूँ 0.32% आ रहा है। अब आप IS कोड 456-2000 का पेज नंबर 38 पे जाइएगा, वहां पे आपको एक ग्राफ मिलेगा एज यूजुअल, जैसे मैं आपको बीम में बताता था। वहां ग्राफ के नीचे एक फॉर्मूला मिलेगा FS का, स्ट्रेसेस का, वो होता है 0.58 इंटू Fy ब्रैकेट AST
रिक्वायर्ड डिवाइड बाय AST प्रोवाइडेड, ये फॉर्मूला है। इसमें अगर वैल्यू पुट करता हूँ 0.58, एफ बाई की वैल्यू मेरे पास 415 है, AST रिक्वायर्ड जो था वो 411 था और प्रोवाइडेड है 413। जब इसको कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ से जो FS की वैल्यू मेरे पास आ रही है वो आ रही है 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इस वैल्यू को लेके मैं उस टेबल में जाऊंगा, जो टेबल मेरे को वहां पे दी हुई है 38 पेज नंबर पे। तो उस टेबल से मुझे कुछ मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यूज मिलेंगी। मॉडिफिकेशन फैक्टर जैसे फर्स्ट मुझे मिलेगा KT जो कि मिलेगा 1.5, KC हो जाएगा 1.0 और KF भी हो जाएगा 1.0 के बराबर। ये दोनों नॉर्मली 1 ही 1 होते हैं। जो पहला वाला होता है फैक्टर वो इस स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में मिलता है जो उस ग्राफ से आपको मिलेगा। तो इस FS और इस PT के रिस्पेक्ट में आपको KT मिला 1.5, ये आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि कोई कंप्रेशन रेनफोर्समेंट नहीं रहता, तो ये 1:1 रहेगा। इससे हम L/D अगर मैक्स देखें, L/D का मैक्सिमम रेशियो कितना होना चाहिए, तो L/D जो मैक्सिमम होगा वो कितना होना चाहिए, तो आपने कितना लिया था 20, आपने L/D का रेशियो कितना लिया था 25 लिया था। नॉर्मली सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए कितना होता है 20 होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, स्लैब 1 पे स्लैब की अगर बात करें तो एक बीम की तरह लिया जाता है इसको। तो IS कोड पेज नंबर 37 देखेंगे तो ये कितना होता है L/D का रेशियो 20 होता है। इसमें मल्टीप्लाई कर दो KT, KC और KF, ठीक है। तो इससे ये वैल्यू आएगी 20, 1.5 इंटू 1 इंटू 1, तो ये कितना आएगा, ये करीब करीब आपके पास वैल्यू आ रही है 30। मतलब मैक्सिमम L/D का रेशियो आपका 30 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कि हमने प्रोवाइड कितना किया है L/D। प्रोवाइडेड कितना L/D, लेंथ आपके पास थी 3.1 मीटर इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय आपका स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ कितना था 130। तो जब इसको डिवाइड कर रहे हो ये कितना आ रहा है 23.8, जो कि लेस देन है कितने से 30 से। इसका मतलब सेफ, आप डिफ्लेक्शन में भी क्या है सेफ है, इसका मतलब स्लैब आपकी डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। अब चलते हैं, अब देखते हैं इसकी डिटेल ऑफ रेनफोर्समेंट। बेसिकली जो रेनफोर्समेंट हम लोगों ने प्रोवाइड करना है, जो हमने कैलकुलेट किया है, उसको किस तरीके से स्लैब में हम प्रोवाइड करते हैं और किस तरीके से उसका डायग्राम में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, अब हम देखेंगे उसको। सो नाउ स्टेप नंबर 9 और लास्ट स्टेप, डिटेल्स ऑफ रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट हम कैसे प्रोवाइड करते हैं और किस तरीके से ड्रॉ करके हम लोग बेसिकली उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिक यही डायग्राम आप लोगों को साइड में मिलता है जिसको देख के आपको एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले मैंने इस स्लैब का आपको सेक्शन बताया, ये मैं आपको सेक्शन बता रहा हूं। सेक्शन का मतलब आपकी स्लैब बनी हुई है, स्लैब को शॉर्टर स्पान से, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे ये स्लैब की बात चली है, तो ये आपकी लॉन्गर स्पान है, ये आपकी शॉर्टर स्पान है। ये आपकी लॉन्गर स्पान है और ये आपकी शॉर्टर स्पान है, ये छोटी। तो ये छोटी वाली तरफ से बेसिकली अपन 1 वे स्लैब की बात करें, इसका मतलब मेन स्टील पूरी छोटी वाली स्टैंड के पैरेलल लगा हुआ है, जो कि कितनी है, जो कि यहाँ से इफेक्टिव में 3.1 मीटर है, इसके पैरेलल लगा हुआ है स्टील, मेन स्टील। और ऐसे में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लगा है लॉन्ग स्पान। तो अभी मैंने क्या किया, ऐसे में एक सेक्शन काटा है, यहां से ये स्लैब को जो शॉर्टर स्पान है वहां से एक सेक्शन काटा है और मैं आपको दिखा। तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा स्लैब के इस तरफ जो सपोर्ट होगा, जो भी आप वॉल से सपोर्ट दे रहे हैं या बीम से सपोर्ट दे रहे हैं वो दिखेगा। इस तरफ भी आपको सपोर्ट दिखेगा, जो वॉल या बीम से सपोर्ट दे रहे हैं वो दिखेगा। तो यहाँ पे मैं जो सपोर्ट दे रहा हूँ उसकी विड्थ मैंने 300 mm एज्यूम की हुई, तो ये भी सपोर्ट कितनी होगी 300 mm, जो कि हमने क्या की थी एज्यूम की थी। तो ये तो सपोर्ट होगा। अब मैं बात करता हूँ स्लैब की, क्योंकि मैंने सेक्शन काटा है, सेक्शन मतलब मैंने ये स्लैब को ऐसे काटा है, तो आपको थिकनेस दिखेगी इसकी। तो ओवरऑल जो थिकनेस थी हमारी स्लैब की या जो डेप्थ थी वो कितनी थी 160 mm, तो ये 160 mm की आपको स्लैब की डेप्थ दिखेगी। अब इसमें और क्या दिखेगा, क्योंकि मैंने इसका शॉर्टर स्पान से आपको सेक्शन काटा है, मतलब शॉर्टर स्पान मतलब जिसकी लेंथ इफेक्टिव लेंथ जो है वो 3.10 मीटर, और इसकी क्लियर मतलब इस कॉलम के फेस से इस कॉलम के फेस तक अगर क्लियर चाहिए आपको, तो क्लियर में आप क्या करिए, इसमें से माइनस कर दीजिए इफेक्टिव डेप्थ को, तो आपको क्लियर स्पान निकल आइए। ठीक है, तो ये क्लियर स्पान हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसमें स्टील की बात करूं, तो शॉर्टर स्पान में हमने कैसे स्टील लगाया, हमने एक स्टील की रॉड लगाई, फिर अगली 10 mm की फिर लगाइए, फिर 10 mm की लगाइए, और इनके बीच में जो स्पेसिंग चल रही है वो स्पेसिंग कितनी चल रही है 190 mm की स्पेसिंग चल रही है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये एक स्टील की रॉड लगाई, ये जो लंबी वाली आपको रॉड दिख रही है ये रॉड लगी, ये एक रॉड लगी है 10 mm की, ये लिख दिया मैंने 10 mm, और स्पेसिंग कितनी है 190 mm सेंटर टू सेंटर। फिर 190 के बाद अगली लगी हुई है, फिर 190 के बाद अगली लगी है, फिर 190 के बाद अगली लगी है, ऐसे पूरी लॉन्ग स्पान तक लगी।
ठीक है, तो ये तो होगा आपका मेन स्टील जो 10 mm एट द रेट 190 mm सेंटर टू सेंटर। फिर इसके ऊपर से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लगाएंगे इसके राइट एंगल। तो जब ऐसे में मैंने मेन स्टील लगाया और इसके ऊपर से ऐसे में जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लगाऊंगा तो आपको ऐसे में लगाने पे क्या दिखेगा, पॉइंट दिखेगा। तो इसके ऊपर से जो सर्कल आपको दिख रहा है ना, ये सर्कल मतलब ये 8 mm की बार है जो 260 mm सेंटर टू सेंटर हमने लगाई, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कहते हैं। तो ये वो स्टील, तो ये तो हो गया आपका ये लंबा जाला है जो मेन स्टील, और इसके ऊपर जो पॉइंट दिख रहे हैं वो कौन से हो गए आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो हमने 0.12% से। अब साथ में अगर मैं बताऊं तो अब आपको ये लग रहा होगा कि यहां पे ये निकालने के बाद ये क्या नया चीज आ गई इसमें, ये क्या बैंड कर दिया सर, जो कि कहा कॉलम के फेस से 0.10 L से हम इसको बैंड करते हैं। तो बैंडिंग क्या है, बेसिकली क्या होता है कि कोई भी स्लैब का जो हम डिजाइनिंग करते हैं वो सिंपली सपोर्टेड मान के करते हैं, बट वो सिंपली सपोर्टेड तो नहीं होती। ऊपर जो स्लैब बनी हुई है आपके घर के ऊपर या आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसके ऊपर जो स्लैब बनी वो क्या सिंपली सपोर्टेड है, वो फिक्स्ड है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर जब हम फिक्स्ड स्लैब की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब लोड यहाँ पे आता है तो ये कुछ इस तरीके से बैंड होती है। इसके सेंटर पे पॉजिटिव बैंडिंग मोमेंट आता है, सपोर्ट पे नेगेटिव बैंडिंग मोमेंट आता है। सेंटर पे पॉजिटिव बैंडिंग मोमेंट मतलब नीचे की तरफ टेंशन आ रहा है और सपोर्ट पे ऊपर की तरफ टेंशन चल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि जब स्लैब पे खड़े हुई ना किसी भी चीज पे तो यहां से नीचे जाएगी और ऊपर से लिफ्ट करेगी ऊपर की तरफ, तो टेंशन ऊपर की तरफ डेवलप हो रहा है। तो टेंशन जब ऊपर हो रहा है तो स्टील की ऊपर हमें ज्यादा जरूरत है, कहां पे, सपोर्ट के पास में, और सेंटर में स्टील की जरूरत हमें कहां है, नीचे है। तो सेंटर में तो हम थ्रू आउट एज इट इज स्टील लगा लेते हैं, जो 190 हमने लगाया 190 स्पेसिंग पे लगा देते हैं। जैसे जैसे हम टुवर्ड द सेंटर जाते हैं तो सपोर्ट से 0.10 L की डिस्टेंस से पहले हम लोग क्या करते हैं, बार को ऊपर उठा के ऊपर के फेस में बैंड कर देते हैं, ऐसे उठा के ऐसे बैंड करते हैं। जैसे यहां से ये गए, ये जा रहे हैं और जीरो फेस कॉलम के फेस से 0.10 L की डिस्टेंस पे हम इसको इस तरीके से बैंड कर देंगे। फिर अगली बार को हम यहां से लेके आएंगे, यहां से पूरा स्ट्रेट लाएंगे और इस तरफ के कॉलम की स्पेस से 0.10 L से ऐसे बैंड कर देंगे। मतलब अल्टरनेट बार को बैंड अप करते हैं, एक इस तरफ बैंड कर रहे हैं, फिर एक इस तरफ बैंड कर रहे हैं, फिर अगली जो जाएगी वो इस तरफ बैंड हो जाएगी, फिर अगली जो जाएगी इस तरफ बैंड हो जाएगी। इसका मतलब क्या किया हमने, ये अल्टरनेट बार को बैंड किया हुआ। पहले एक स्ट्रेट लगाइए, एक यहां से यहां तक लगाई, एक को यहां बैंड कर दिया, अगली को लाके यहां बैंड कर दिया, फिर अगली को ले जाके वहां बैंड कर दिया, अगली को लाके यहां बैंड कर दिया। तो इसका मतलब 50% स्टील सपोर्ट पे कहा जाता है ऊपर, 50% कहा जाता है नीचे। तो ये इस तरीके से बार है। और कई बार कई जगह पे ऐसे भी बैंड करते हैं, ये तो अल्टरनेट बेल्ट है, कई जगह ऐसे भी करते हैं, एक ही बार को दोनों तरफ से बैंड कर देते हैं, अगली को पूरा स्ट्रेट लगा देते हैं, फिर अगली को दोनों तरफ से बैंड कर देते हैं, फिर अगली को स्ट्रेट लगा देते हैं। तो ये वाला पैटर्न भी बना सकते हो और ये वाला पैटर्न भी बना सकते हो बाइंड के लिए। अब इसी का मैंने आप लोगों को फिर प्लान बताया, टॉप व्यू बॉटम व्यू बताया, मतलब नीचे से मैं ऊपर स्लैब को देख रहा हूं और कंक्रीट को हटा दीजिए तो आपको स्लैब कैसे दिखेगी। तो ये स्लैब है जिसमें मेरी ये वाली आपकी जो है ये वाली शॉर्टर स्पान है और ये वाली ऐसे में लॉन्गर स्पान है। स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ पे कट के बनाया हुआ है स्लैब, तो लॉन्गर स्पान आपको छोटा दिख रहा हो। अब इसमें ये मेन स्टील है तो आप देख सकते हैं ये मेन स्टील है, ये वाला यहां से लगाना शुरू किया, यहां से पूरा ले गया, ये गया 0.10 ये वाली डिस्टेंस पे, इसको डॉटेड दिखाया, मतलब ये बैंड हो गई यहां से। फिर यहां से दूसरी बार को सीधा लेके आया ये वाली डिस्टेंस पे, यहां से मैंने इसको बैंड कर दी, मतलब डॉटेड दिखा दी। फिर इसको मैं पूरा ले गया, यहां से ये वाली डिस्टेंस से मैंने बैंड कर दिया, मतलब डॉटेड दिखा दिया। तो ये मेन स्टील है 10 mm का 190 mm सेंटर से, और इसके राइट एंगल पे ऐसे ऐसे में जो लगा है वो कौन सा लगा है 8 mm 260 mm सेंटर टू सेंटर, जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है। और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को बैंड अप नहीं करते क्योंकि उस डायरेक्शन में तो लोड जा ही नहीं रहा, जब लोड नहीं जा रहा तो कोई मूवमेंट नेगेटिव पॉजिटिव की बात ही नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्शन में कोई बैंड अप नहीं होता, जो होता है वो कौन सा होता है, मेन स्टील के लिए हम उसको बैंड अप करते हैं। तो इस तरीके से आप समरी बना सकते हैं, डिटेल ऑफ रेनफोर्समेंट बता सकते हैं। 1 वे स्लैब की नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे 2 वे स्लैब की। थैंक यू।